क्लास 10th भारती भवन फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर का हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे और ये आखिरी प्रश्न क्या है, ऊर्जा के 3 विभिन्न रूपों के हमें नाम लिखना है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, हम ऊर्जा को अनेक रूपों में देखते हैं। देखिए पहला क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को लिखना है। रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, तो हमें 3 ही तो बताना है, आप कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए क्या प्रश्न है, पवन को किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आपको आंसर करना है, पवन में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और जिसके द्वारा क्या चलता है, पवन चक्कियाँ चलती है और इसमें टरबाइन लगा होता है जिससे विद्युत धारा उत्पादन किया जाता है गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा, पवन में गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, पवन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की चाल लगभग कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो पवन द्वारा जो टरबाइन ये चलाया जाता है तो इसके लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। इसके बाद देखिए चौथा नंबर क्या है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है या अनवीकरणीय स्रोत है, ये बताना है। तो जीवाश्म ईंधन में कौन से आ जाएंगे, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे जीवाश्म ईंधन में आते हैं। तो जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं वो अनवीकरणीय स्रोत यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दोबारा प्राप्त करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, ठीक है, उसे अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। तो कौन सा स्रोत आएगा, अनवीकरणीय स्रोत में ये। इसके बाद 5वां देखिए क्या है, जल विद्युत संयंत्र में पानी की किस ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। तो कौन सी ऊर्जा होती है, तो जल विद्युत जब संयंत्र होता है उसमें पानी को काफ़ी ऊंचाई से गिराया जाता है। तो ऊंचाई से गिरते हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, टरबाइन को चलाती है तो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो गिरते हुए पानी में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा ये होता है, आपको लिखना है। इसके बाद 6 नंबर, क्या गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। गोबर गैस से बायोगैस संयंत्र यानी ये मीथेन गैस का घटक माना जाता है। तो ये बिल्कुल ही क्या है, नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का, ठीक है, आपको लिखना है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है बायोगैस यानी गोबर गैस संयंत्र। इसके बाद देखिए 7वां क्या है, 2 विधियों के हमें नाम लिखना है जिसके द्वारा पानी का उपयोग जो है जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कौन से 2 विधियों द्वारा किया जाता है वही हमें बताना है। तो पानी से जल विद्युत जो करने के जो संयंत्र है, ठीक है, विधि है, तो पहला हो गया जल शक्ति संयंत्र। पहला क्या है, जल शक्ति संयंत्र हो गया आपका, जिसमें गिरते हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा से टरबाइन को चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है यानी पानी का उपयोग किया जाता है इसमें। और दूसरा है महासागर तापीय ऊर्जा, इसमें भी पानी का उपयोग होता है, पानी की गहराइयों का यानी तापों के अंतर का उपयोग करके, ठीक है, क्योंकि समुद्र में देखिए सबसे नीचे हम जाएंगे तो पानी क्या होगा, ठंडा मिलेगा और ऊपर क्या होगा, गर्म मिलेगा। तो इन तापों के अंदर जो अंतर होता है उसी अंतर का प्रयोग करके यंत्रों द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ठीक है, ऊष्मा द्वारा। तो ये होगा महासागर तापीय ऊर्जा के द्वारा भी पानी का उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में। तो 2 विधियाँ हो गई। इसके बाद 8वां देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का जो सफलतम आधुनिक स्रोत कौन सा माना जाता है, पेट्रोलियम को माना जाता है, प्राकृतिक गैस को माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए 9 नंबर प्रश्न, बायोगैस मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस में क्या होता है, मीथेन गैस होती है CH4 और ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत में आता है। सौर ऊर्जा की कोई एक विशेषता हमें बतानी है। तो सौर से जो सौर कुकर बनते हैं यानी सौर ऊर्जा काफ़ी सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है, ठीक है, और ईंधन के तौर पे जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसका प्रदूषण भी नहीं होगा। और सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन काफ़ी आसानी से सस्ते तरीके से हो जाता है और इसका, ठीक है, यानी इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। तो आपको विशेषता में सीधे सीधे यही लिखना है कि सौर ऊर्जा से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता और काफ़ी सस्ता और आसान होता है। इसके बाद देखिए 11 नंबर, बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा क्या है जो 2 से 3 घंटे में प्राप्त कर लेता है। तो जो सौर कुकर बनाए जाते हैं उसमें उसकी सीमाएं क्या है टेम्परेचर की, जो 2 से 3 घंटे में वो अपनी लिमिट को प्राप्त कर लेता है। तो ये सौर कुकर की सीमाएं होती हैं 2 से 3 घंटे में 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है, यही इसकी सीमाएं हो गई।
12 नंबर देखिए, अवतल, उत्तल और समतल दर्पण में कौन सा दर्पण सौर कुकर में सबसे अधिक उपयुक्त होगा और क्यों होगा? तो अवतल दर्पण होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक अभिसारी दर्पण है जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, चारों तरफ आएगी तो एक बिंदु पर फोकस कर देगी, तो ज़्यादा क्या होगा, जल्दी खाना बन जाएगा, जल्दी ज़्यादा तापमान उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यही एक आपका आंसर हो गया। इसके बाद नंबर देखिए, सौर सेल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है। ऊर्जा के ये दो रूप कौन से हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं, सौर ऊर्जा में होता है प्रकाश ऊर्जा, ये बदलता है। ठीक है, सौर से विद्युत, ठीक है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 14 नंबर देखिए क्या है, एक प्रारूपी सौर सेल, ठीक है, सौर सेल का एक नमूना जो है वो कितनी वोल्टता और कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो एक प्रारूपी सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट की वोल्टता और लगभग 0.7 वाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कर लेना है। 15 नंबर देखिए, ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो कोई भी ईंधन हो, हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? उसको दहन करके, जला करके। तो आपको लिखना है, ईंधन को ऊर्जा दहन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, दहन की प्रक्रिया द्वारा। आगे बढ़ते हुए 16 नंबर देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी गैसें आती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, अन्य बहुत सारी हैं। उसके बाद 17 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से किस प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्ति होती है? तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनसे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्ति होती है, वो मिलते हैं। ठीक है, तो हमें कौन सी प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा। इसके बाद देखिए 18 नंबर, उस प्रक्रिया का नाम हमें बताना है जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो वो होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसके बाद 19 नंबर देखिए, यदि वायुमंडल की ऊपरी परत 100 जूल सौर ऊर्जा प्राप्त करता है तो इससे कितनी ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी? तो 27 जूल लगभग। ठीक है, यहाँ पे संकेत दिया गया है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, जो सूर्य की ऊर्जा उससे वो प्राप्त करता है। ठीक है, तो समाप्त होता है आज का सेशन। सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।